नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, एक बार देख लीजिएगा, जिसमें ऋषभ और नेहा वाली कहानी जो चल रही है। ऋषभ 12 साल का है, नेहा 7 साल की है। जिस जगह ये ट्यूशन पढ़ते थे उस जगह कुछ इन्हें प्रॉब्लम महसूस हुआ, जो इन्होंने अपने डैडी को बोला, डिस्कस किया, बट उन्होंने ये बोल दिया कि थोड़ा पिक्चरें देखनी कम कर दो और इनके हाथ में फ़ोन ज़्यादा मत दिया करो। इनकी फैमिली ने, मम्मी पापा ने ऑफ कोर्स, कुछ ज़्यादा फोकस किया ही नहीं इसकी बात पर। अगर किया होता तो बहुत अच्छा रहता, सही समय रहते, आप परेशानी से थोड़ा दूर रह सकते थे। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ, और आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी। इनके साथ जो स्थिति हुई, मैंने कहा ना पहले भी कि ये उसे रोक सकते थे, बट अब जब परेशानी घर के अंदर आ गई, और वो माध्यम कोई सा भी हो सकता है। पहले भी बताया है, एक बार फिर बताऊंगा कि अगर खून पतला रहता है तो उन्हें नज़र और टोक जल्दी लगती है, और ऐसे में प्रेत और टोटका भी उन्हें जल्दी संपर्क कर सकता है। उन पर परेशानी जल्दी आ सकती है और ज़्यादा आ सकती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ पूरी कंप्लीट कहानी। जय भोले। ऋषभ और नेहा जो अपने मम्मी पापा को बताते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। ऋषभ के साथ कोई एक प्रेत या कोई एक हवा, नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ चुकी थी। ऋषभ से मिलने उसके टीचर जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं वो आए थे, और साथ में उनकी धर्मपत्नी आई थी। अब यहाँ 4 लोगों ने ये चीज़ महसूस करा कि उसके साथ कोई कमरे में बात कर रहा है। ऋषभ ने जब कमरा बंद किया था तो हाँ, वो किसी से फुसफुसा के बात कर रहा था। उसे शायद अपने कमरे में छुपने की जगह दे रहा था। इन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो ऋषभ लगातार अपने पापा को देख रहा है। पलक नहीं झपका रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि अपनी स्माइल दबाए हुए है। पिता ने पूछ लिया, किस बात पे स्माइल कर रहे हो तुम? क्या है, क्या छुपा रहा है, बताना, बोल अपने मन की जो भी बात है। नहीं, आपको अगर बताऊंगा तो आप मेरे फ्रेंड को घर से भेज दोगे। पापा ने कहा, तेरे फ्रेंड को घर से भेज दूंगा? क्यों भाई, तेरा फ्रेंड है, अगर वो घर में आया है तो उसको बैठा, चाय कॉफ़ी, कुछ कोल्ड ड्रिंक, दूध वगैरह जो बताए। तो इसने आदमी की आवाज़ में बोला, दूध मंगा ले। ये ऋषभ बोला। दरवाजे के पास ही खड़े हैं इसके पिता, और वहीं दूर से ही उनके रोंगटे खड़े हुए चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। ऋषभ 12 साल का बच्चा है, लेकिन इसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, मैच्योर थी। करीब 35-40 साल की उम्र के किसी आदमी की आवाज़ थी, दूध मंगा ले। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अपने बारे में तो बताओ, कौन हो तुम? तो एकदम से वो जवाब देता तो जो टीचर है उन्होंने ऋषभ के पापा का हाथ पकड़ के दरवाजे बाहर खींच लिया। क्या कर रहे हो आप? ये चीज़ें आती हैं आपको? नहीं, ऐसा मैंने देखा है ना, मतलब कोई हमने पिक्चर देखी थी, उसमें ऐसे ही सवाल जवाब करते हैं। कहता है, अच्छा पिक्चर देखी थी आपने? जो सवाल जवाब कर रहा था वो आपके और हमारे जैसा नॉर्मल आदमी था। अरे कोई भगत, कोई तांत्रिक या कोई मौलवी जब सवाल करता है तो जो प्रेत जवाब देगा ना, वो लोग सुनकर समझकर उसके क्या आगे करना है बता सकते हैं। आप इस तरह से बात कर रहे थे, हमें तो लगा शायद आपको कुछ आता होगा। ये आप ना एक भाभी जी, आप सुनिए मेरी बात। आप ऋषभ को लेकर अभी की अभी किसी भी ऐसी जगह जाइए जहां पर उतारा होता हो। पंडित, पुरोहित, कोई तो होगा आपकी नॉलेज में। उन्होंने कहा, आपने बताया ना कि आपकी नॉलेज में जो हैं उनसे एक बार फिर से बात करते हैं ना। उन्होंने कहा था कि घर में कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं हो रही, लेकिन अभी तो इसने अजीब तरीके से बात करी ना। आपके और मेरी जैसी आवाज़ क्यों होगी इस बच्चे की? उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा तो था, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं उन्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। ऋषभ ने फिर से आदमी की आवाज़ में बोला, दरवाज़ा बंद कर दे। जो माँ है वो कहती हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। उसने अंदर ही सुन लिया तो क्या बोलता है कि तेरे बेटे के पास मैं हूं, परेशान मत हो, दरवाज़ा बंद कर दे बाहर से। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, तुरंत फ़ोन किया पंडित जी को। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप बता रहे हो, इतनी जल्दी इतना परिवर्तन, और वो आवाज़ बदल रहा है। आवाज़ बदलने वाला इंस्टेंट होता ही नहीं है। वो कम से कम 10-12 दिन कोई पढ़ेगा, कोई चीज़ रखेगा, खिलाएगा, 10-12 दिन,
तब जाकर ये प्रेत इतना स्ट्रांग होता है कि अपनी आवाज़ क्लियर सुना सके आपको। मतलब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये एक दिन में या एक घंटे में, एक मिनट में नहीं पलट सकती। आपने इतने दिन से अपने बच्चे पर कोई नोटिस नहीं करा? कोई उसमें परिवर्तन हो रहा था, नहीं हो रहा था? नहीं, परिवर्तन तो कुछ नहीं था, बस उसे आते जाते एक अजीब सा आदमी दिखता था। खैर, आपके बच्चे ने बताया था आपको? हाँ, एक बार शायद पहले भी बताया था, हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अब भी आप क्यों ध्यान दे रहे हो? उन्होंने कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस ये बताइए, आप मदद कर सकते हो, हाँ या ना? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा। मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूं कि इन चीज़ों में मुझे इतनी काबिलियत नहीं है। मैं अलग तरह की विद्या रखता हूं। लेकिन जिनके पास आपको भेजना है, उनके पास भी जाने का टाइम अब बचा नहीं है। आप उनसे फ़ोन पे बात करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकता हूँ। उन्होंने नंबर इन्हें व्हाट्सएप किया और कहा कि उनसे बात कर लीजिए और मेरा नाम बता देना। ऋषभ के पापा ने तुरंत बिना देरी करते हुए उसे फ़ोन करा आदमी को। वो भगत जी हैं और कहते हैं कि जितनी बात आप बता रहे हो, इसमें तो ऐसा लगता है कि उसे धीरे धीरे करके घर में जगह दी गई है, आपके घर में भी और बच्चे के शरीर पर भी। एक काम हो सकता है, देखिए, आप अगर बच्चे को यहाँ ला पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ इन्होंने बोला। और अगर आप मेरे आने का इंतज़ार करते हैं तो मुझे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ अभी मेरा कुछ काम है बाकी, और उसे मैं समाप्त करने के बाद ही आ सकता हूँ। अगर आप अभी आ जाते हैं, मतलब जितना समय भी आने में लगेगा 20-22 किलोमीटर को, तो बस हम इंतज़ार कर सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूँगा। इनके जो टीचर हैं उन्होंने कहा, आप देरी मत करिए, आप तुरंत जाइए। क्या आप चल सकते हो? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा। अब जो ऋषभ के पापा हैं, इन्होंने गाड़ी का अरेंजमेंट किया और टीचर से बोलते हैं कि नेहा की मम्मा और आपकी वाइफ यहीं घर पर रुक जाएंगे और हम तीनों चलते हैं, मैं, आप और ऋषभ। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषभ की मम्मा ने कहा कि मैं भी चलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना करा कि पता नहीं वहाँ कैसा क्या होगा, तुम कम से कम घर पर नेहा के साथ रहो, क्योंकि तुम चलोगी फिर नेहा भी जिद करेगी मुझे भी जाना है। कम से कम हम नेहा को तो इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो यहाँ इनकी मम्मा भी मान गई कि मुझे घर पर रुकना चाहिए। भाई, अब नॉर्मल सी बात है, 12 साल का लड़का है, बालक ही हुआ छोटा सा, उसका हाथ पकड़ी और गाड़ी में लेकर जाइए। इन 2 आदमियों से ये खिंचा नहीं। उसने दरवाजे का कॉर्नर पकड़ लिया, दरवाजे का जो कॉर्नर होता है हैंडल के पास, वो पकड़ लिया। इन दोनों ने कोशिश करी भरपूर, इसने हाथ नहीं छोड़ा। मम्मा ने कई बार इसे बोला। यहां नेहा हंसकर क्लैप कर रही थी कि ये कैसा गेम खेल रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? भैया एक साइड है और आप दोनों एक साइड हैं, ये कैसी टीम है? मैं भैया के सपोर्ट में। उसने जाकर भैया को पीछे से ऐसे कॉली भरी, भैया मैं आपके साथ हूं। ऐसा बोलने के बाद ये ज़मीन पर बैठ गई। बस इतना ही बोला था इसने। ज़मीन पर बैठने के बाद ज़मीन को इस तरह से साफ कर रही थी, कुछ जैसे ढूंढ रही हो। हल्की सी कहीं बेड के पास कॉर्नर में हल्की सी थोड़ी बहुत मिट्टी मिली, उसे लिया, चाट लिया, फिर हंसने लग गई, फिर ज़मीन पर। अब माता पिता दोनों डर रहे थे और ऋषभ का भी हाथ छोड़ दिया। टीचर ने कहा कि अब शायद आपको दोनों बच्चों को ले जाना चाहिए। ये जो नेहा है ना, उसने चेहरा अपना एक तरफ को झुका लिया। क्या कहती है? अंकल दर्द हो रहा है, अंकल दर्द हो रहा है, छोड़िए प्लीज़। पापा, इन अंकल को बोलिए ना हटें। ये अंकल ने पैर रख दिया है मेरे पापा यहाँ। बेटा क्या बोल रही है तू? अब ये डर के मारे इतने कांप रहे थे सारे जने। क्या बोल रही है छोटी सी गुड़िया कि एक आदमी ने उसके चेहरे पर इधर पैर रख दिया है। ऋषभ क्या बोलता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तभी हटाऊंगा पैर। इन्होंने हाथ जोड़ दिया उसके सामने। आप जो भी हो, आप जो कहोगे हम करेंगे, बच्चों को छोड़ो आप। हंसकर ऋषभ ने कहा कि कुछ खाने को मंगाओ, बहुत समय से भूखे हैं, आज जाकर शरीर जुड़ा है तो आज भूख लग रही है। उन्होंने कहा, बताइए आप क्या खाओगे? छोटा सा बालक 20-22 रोटियां खाया इनके सामने बैठ के। चारों जने देख रहे हैं, ऋषभ के टीचर भी देख रहे हैं, ऋषभ के मम्मी पापा भी देख रहे हैं, और वो जो इनकी धर्मपत्नी है ना, वो घर से किसी भगत को बुलाने के लिए निकल चुकी थी। और ये सिर्फ जो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, उन्हें पता था कि वो जो 20-22 किलोमीटर दूर है वो तो दूर है, लेकिन जो घर के पास है हमारे, वो भी तो मदद कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इन पर भी बालाजी का हाथ है, सिद्धि प्राप्त है।
और उनके घर में एक उनकी बुआ जी हैं जिन्हें काली की सिद्धि है। मजाक नहीं है, एक घर के 2 सदस्य और दोनों ने सिद्धि कर रखी हो। वो भी बुआ जी भी उसी घर में रहती हैं। सीधा ये यहाँ से ऑटो रिक्शा कैब कर करा के उनके पास पहुँचती हैं, सारी बातें बताती हैं। और ये तभी निकल गई थी घर से जब गुड़िया ज़मीन पर बैठकर उस तरह से खाने लग गई थी। इनके घर से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता था। ये जैसे तैसे वहाँ पहुँचती हैं और बोलती हैं कि छोटे बालक हैं और दोनों बड़ी परेशानी में आ गए हैं, आप तक वो नहीं आएंगे। उनके घर वालों की स्थिति खराब है और हमारे घर पर उनमें से एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है। हमारा वैसे इतना तो कर्तव्य नहीं बनता कि हम किसी की फैमिली में पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करें, लेकिन अपने सामने होता हुआ देखने के बाद बच्चों को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा। उनके घर से वो जो भगत जी हैं, उन्होंने बिना देरी करते हुए कहा कि बस आप निश्चिंत रहिए, हमारे वहाँ पहुँचने तक की देरी है, उसके बाद सारा कुछ हम संभाल लेंगे। बुआ जी ने कहा, वो जो भगत है ना, भगत के बुआ जी ने कहा कि मेरा चलना हो तो बता। उन्होंने कहा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऋषभ और नेहा के नाम की इन्होंने यहाँ पर्ची बनाकर जो सामान इकट्ठा होता है उसके साथ एक एक थाल बना लिया। आपको समझाने की बोल रहा हूँ कि एक थाल ऋषभ के नाम का बना, एक नेहा के नाम का बना, और घर पर बुआ जी को बोल कर गए थे कि जिसमें से बदबू आने लग जाए मुझे फ़ोन करके बता देना। आप समझ रहे हो, थाल में कुछ सामान रखा और इनमें से एक में से बदबू आने लग जाएगी, यानी वहाँ जो प्रेत है वो इस थाल पे आ गया। ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे मौलवी और ऐसे ऐसे पंडित हैं ना कि जो बालाजी तक तो आपको बहुत दूर की बात हो गया, वो यहीं आपके सामने आपको ऐसे ऐसे चेंजेस दिखा देंगे ना लोगों के शरीर में। ऋषभ और नेहा जिस स्थिति में है, ऐसे में इनको मदद की ज़रूरत ज़्यादा है। इनकी स्थिति बेहद ख़राब थी। तकरीबन 20-22 रोटियां तो इसने खाई थी ऋषभ ने, 16-17 नेहा ने भी खाई। कम से कम 4-6 गिलास दूध पी चुके थे दोनों जने। 1.25 किलो मिठाई चढ़ चुकी थी। और ऐसे में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं ना, पहली बात तो बालकों की तरह नहीं खा रहे थे। दूसरी बात, बालक का मतलब मुंह छोटा सही है ना। रोटी का गस्सा बनाकर जब खाएगा तो एक रोटी में 4-5 गस्से तो बनाएगा, 6 गस्से बनाएगा, छोटे छोटे दांत, छोटा सा मुंह, लेकिन एक रोटी एक बार में खाई जा रही थी, एक पूरी रोटी। ठीक है, 40-42 रोटियां बन गई थी इस घर में। खाने वाले बारात नहीं है, 2 जने हैं। दोनों कोई बड़े भी नहीं बैठे हुए। एक ऋषभ है 12 साल का, एक नेहा है 7 साल की। लेकिन जब ये खा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, कुछ और ही बात हो रही थी। और ये दोनों इस तरह से खुश होकर खा रहे थे कि वो इनके लिए एक एडवांटेज हो गया। अगर ये गुस्से में होते, परेशान कर रहे होते, तो नेहा या ऋषभ, इन दोनों में से एक के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। मतलब हो ही जाती अगर इनकी मनोकामना पूरी नहीं करते या इन्हें बांधने की कोशिश करते या कुछ भी उल्टा इनके अपोजिट अगर होता, तो ये इतना भयानक प्रेत था कि इनमें से एक का काम ही हो जाता। वो जो गई थी टीचर की वाइफ, वो वापस आती हैं, उनके साथ भगत जी आते हैं। भगत जी ने गेट पर से ही चीज़ें स्मेल कर ली कि इस घर में बहुत हैं, एक नहीं है। उन्होंने जब घर के अंदर प्रवेश करा, ऋषभ और नेहा दोनों ने जो उनके सामने थाली रखी थी उसमें पैर मार दिया, इसे हटा घर से। पंडित जी ने कहा कि अरे मेरा भी तो आना बनता है, आप आ सकते हो तो क्या हम नहीं आ सकते? उन्होंने कहा तेरा आना बनता नहीं है, वरना इन दोनों में से एक को अभी ले जाएंगे। उन्होंने कहा फिलहाल तो बालाजी ने आपका किला बना रखा है, आप लेकर तो किसी को भी कहीं नहीं जाओगे, बस ये बता दो आए कहाँ से हो और समस्या क्या है। उन्होंने कहा मुक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए ना हमारी कोई मांग है और ना तू कुछ पूरा कर पाए। पंडित जी ने मतलब ये बहुत अजीब अजीब प्रेत और अजीब अजीब हवा देख चुके हैं। छोटी उम्र में काफ़ी ज़बरदस्त तजुर्बा इन्हें। और इनके पास जब ये गद्दी लगाते हैं ना, तो रोज़ के 100-500 लोग आते हैं। आज भी किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, कोई रुपया 2 रुपया नहीं। और कमाल की बात बताऊं, जब ये उतारा कर देते हैं ना, उसके बाद बताते हैं कि चीज़ क्या थी, कौन सी चीज़ आई थी, क्या था, हवा क्या थी, बताते हैं। बस नाम नहीं खोलते कि किसने किया है, क्योंकि वो इनका एक तरह से मतलब अपने तक रखने वाली बात होती है, इसीलिए
कोई भी जो तंत्र विद्या जानता है, टोने टोटकों पर अपनी पकड़ रखता है, या जो उतारे जानता है, वो कभी आपको नाम नहीं बताएगा कि किसने किया है। ये बता सकता है कि प्रेत कौन सा है, जिन्न है, छलावा है, मसान है, बहुत सारे और भी होते हैं, राक्षस है, क्या है, बस इतना बताएंगे, लेकिन कौन ने भेजा नहीं बताएंगे। पंडित जी ने देखा और देखने के बाद कहते हैं कि आपके घर में तो बहुत बुरी हालत है। इन्होंने बिना मतलब कोई इंफॉर्मेशन के एक नाम लिया, प्रतिभा। कौन है? अब सब एक दूसरे की शक्ल देखें कि प्रतिभा नाम का तो कोई भी नहीं हमारे घर में। कह रहे नहीं, आप में से किसी का कोई जानने वाला है प्रतिभा। कौन है? ऋषभ की जो मम्मा है ना, उनकी खास दोस्त है प्रतिभा, जो ऑफिस में इनके साथ जॉब करती है। 5 महीने पहले ही इनकी मम्मा ने ही प्रतिभा को अपॉइंट करके नौकरी दिलवाई थी। उन्होंने बताया कि मेरे ऑफिस में एक मेरी फ्रेंड है, प्रतिभा नाम है। अच्छा अच्छा, और उसका घर पर आना कितनी बार हुआ है? घर पर तो वो 2 बार आई होगी मैक्सिमम। एक बार बर्थडे में आई थी, जब बच्चे का बर्थडे था ऋषभ का, और साइकिल उसी ने गिफ्ट करी थी, जिस साइकिल से ये बच्चा चलता है। जी, साइकिल कहाँ है वो? उन्होंने साइकिल देखी। पंडित जी ने इनके पापा से कहा कि साइकिल की इसकी गद्दी हटाओ। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी आप पहले बच्चों को तो देखो। उन्होंने कहा जो कह रहा हूं आप करोगे? अब जो भी लोग थे घर में, बाकी सब ने कहा कि जो पंडित जी कहते हैं करते हैं ना। भाई साहब सोचिए, करने वाला कितना दिमाग लगाता है। जब गद्दी हटाई तो पंडित जी ने कहा अब इस पे से कवर हटाओ। गद्दी पे उसने कवर भी लगा हुआ था। कवर हटाया तो भाई साहब बेहतरीन चीज बनाकर, जिसे कहते हैं ना भयानक टोटका बनाकर, उसे टेप से ऐसे चिपका रखा था कि बैठने पे महसूस भी नहीं होगा। उन्होंने कहा ये है आपकी प्रतिभा, आपकी दोस्त है, मैं उसको ऑफिस से निकलवा दूंगी। अरे आप कुछ नहीं कर पाओगे, बच्चा ही बचा लो पहले, ऑफिस से बाद में निकलवा लेना। आपको बता रहा हूं बस, वो तो मुझे पता चल गया था अंदर आते ही। लेकिन पंडित जी आपको नाम कैसे पता चला? तो पंडित जी ने कहा वो तो बाबा जाने, हमें तो इसका आंसर पता ही नहीं होता। जो बाबा बोल देते हैं हम बोल देते हैं, और वही चीज़ सामने वाले को एक चमत्कार सा लगने लग जाती है। बच्चों ने कुछ खाया? जी बच्चों ने तकरीबन 20-22 रोटियां खाई हैं। नहीं नहीं, मैं प्रेत के बारे में नहीं पूछ रहा। आपके बच्चों ने कुछ खा रखा है? मतलब हम समझे नहीं। जब ये परेशानी हुई है उससे पहले बच्चों ने कुछ खाया था? नहीं, आपके बच्चे तो भूखे हैं अभी, और भूखे शरीर बेचारा क्या ही लड़ेगा। बालकों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये नूडल्स बहुत अच्छे से खाते हैं, और इन्हें कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है दोनों को। जो इन्हें पसंद है बना के लाओ। उन्होंने नूडल्स बनाए, कोल्ड कॉफ़ी बनाई, सामने रखा। ऋषभ ने कहा कि नहीं, ऋषभ नहीं खाएगा, और नेहा तू भी नहीं खाएगी। नेहा ने भी मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी अंकल, आप बस पैर हटा लो। उसने पैर इसके सिर पर रखा हुआ था। पंडित जी ने बहुत गुस्से में बोला कि या तो बालकों को खाने दे, ठीक है, जो इनका मन है, वरना तुम दोनों को अभी यहां दलदल में जो तुम्हें दिख रही है ना, फंसाता चला जाऊंगा और गले तक छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम पूछना कि हमारी मुक्ति होगी या हम यहां रहें, क्या करें। इन दोनों को ऐसा बोला, और उसके बाद ये दोनों घबराकर थोड़े थोड़े पीछे हट गए। कमरे में दलदल दिख रही थी, मतलब इन दोनों को। आराम से ऋषभ ने, नेहा ने प्यार से अपना कोल्ड कॉफ़ी पिया, नूडल्स खाया, और मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि नॉर्मल बच्चों की तरह ये अपना बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, मेरे नूडल्स ज़्यादा हैं, मेरा बाउल बहुत बड़ा है। बच्चों में जो होता है कि मुझे ज़्यादा मिली है, मैं मज़े से खा रही हूँ, और बड़े खुश थे दोनों। उसके बाद इन दोनों ने वॉमिट किया। मुंह में से न जाने कॉकरोच टाइप के अजीब अजीब कीड़े से निकले। पंडित जी ने कहा ये सब कुछ जितना भी निकला है किसी ऐसी चीज में भरिए जो कि मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा पंडित जी क्या है, कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं? करे हाँ बिल्कुल डॉक्टर को दिखा लेना, लेकिन अभी जो है पहले मुझे करने दो आप। इन पर कुछ छोटा नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आपकी बेटी पे तो उसने पैर रखा हुआ है। कोई सामने आदमी हो जो दिख रहा हो और आपकी बिटिया के सिर पे या कंधे पे पैर रख दे तो आप उसका क्या हाल करो। लेकिन ये तो प्रेत है, दिख ही नहीं रहा,
क्या बिगाड़ लोगे, और जिसमें गुड़िया बार बार रोते रोते कहती है पापा ये अंकल से कहो ना मेरे सिर पर से पैर हटा लें। क्या कहोगे? और वो जो अंकल हैं वो ऋषभ के माध्यम से हैं। बिटिया को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे भाई ने मेरे सिर पे पैर रखा है ना, वो देख सकते हैं दोनों। जो उनके साथ ये सब कर रहा है उस आदमी को देख सकते हैं। एकदम से चीख कर ऋषभ ने एक बात बोली जिससे पंडित जी को बहुत आसानी हो गई और बहुत मदद मिली। ऋषभ ने चिल्लाकर बोला, अगर तू मेरे घर में होता ना तो जैसे मैं जला तुझे जला देता। पंडित जी ने इन दोनों से पूछा कि आपके आसपास घर के कोई दुर्घटना हुई है, किसी ने अपने आप को समाप्त किया हो? तो टीचर जो हैं इन्होंने सारी बात बताई कि पीछे वाली जो लाइन है जहाँ से ये बच्चा आता है साइकिल से, वहाँ एक घर है, उसमें सिर्फ एक ही आदमी रहता था, परिवार का तो कुछ पता नहीं है, अब वो खंडर सा हो गया है। सुना है वहाँ पर किसी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था और काफ़ी टाइम बाद अड़ोस पड़ोस को उसकी बदबू सी आनी शुरू हुई उस घर के आसपास, तो दिखवाया, पता चला अंदर ऐसे ऐसे शरीर है, आधा जला हुआ था आदमी। उन्होंने कही वही है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग ये कैसे हो सकता है? आप बता रहे हो कुछ समय पहले, ये कम से कम 10-10, 15-15 साल पुराने प्रेत होते हैं तब इतनी इनमें ताकत आती है। या तो इन्हें किसी ने सिद्ध कर रखा है, यानी कि जो प्रेत है वो जाना चाहता है ईश्वर के पास, लेकिन उसके पैर पकड़ के किसी तांत्रिक ने अपने काम के लिए रोक लिया। जब तक तू मेरे काम नहीं करेगा मैं तेरे को मुक्त नहीं होने दूंगा। इसे जो मजबूत कर रहा है ये कोई तांत्रिक कर रहा है, और उसको जो पैसे दे रही है ये काम करने को वो आपकी मैडम प्रतिभा है। वैसे हम बताते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और उससे जाकर आप कुछ कहना नहीं, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि आप आज भी उसकी दोस्त हो। एक चीज और बताऊं, सिर्फ वो नहीं है, कोई और भी है जो कि सामने नहीं आ रहा। इन्होंने ऋषभ के सिर पे हाथ रखा और 2 बार हाथ इस तरह से फिराया बच्चे के कि कौन सा मकान है तेरा, एक बार मैं भी देखना चाहता हूं। एकदम से नेहा रोना शुरू हो गई। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा। बेटा क्या हुआ? अंकल मुझे डर लग रहा है। अंकल आप कौन हो? पापा मुझे डर लग रहा है पापा। उन्होंने कहा कि चलो एक तो आराम हुआ। तुरंत बुआ जी का फोन आया घर से कि नेहा नाम की थाली जो है उसमें से बदबू आई। उन्होंने कहा मैंने देख लिया, मेरे सामने ये गुड़िया। फिर बुआ जी ने, ये जो पंडित जी आए थे, इनसे कहा कि अगर परेशानी ज़्यादा बड़ी है तो मैं गद्दी लगाती हूँ, बोल। उन्होंने कहा नहीं नहीं, परेशानी तो बड़ी है लेकिन अभी आप आओ, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन है? उन्होंने बताया एक जला आदमी है। कितने हैं? ये तो एक ही है, लेकिन उसमें ये मानो कि पुराना इतना हो गया है कि उसमें कईयों की शक्ति है। राक्षस है ये। उन्होंने कहा अगर राक्षस है तो बेटा एक बार की पूजा से तो ये जाते ही नहीं है। उन्होंने कहा उसने मुझे एक तरह का बुआ जी चैलेंज करा है कि मेरे घर होता तो मैं तुझे जला देता। बुआ जी ने कहा कि ठीक है फिर कपड़े ले जा। अब ये बात हुई। इन्होंने, पंडित जी ने कहा कि आपके पास कोई ऐसे कपड़े हैं जो आपने पहने ना हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसे तो मतलब कपड़े नए तो कोई भी नहीं है, जो हैं वो पहने हुए हैं, धुले हुए हैं। आप कहो तो हम इस्त्री करके दे देते हैं। उन्होंने नहीं नहीं, भेंट होगी वो। एक काम करिए, अभी मार्केट खुला होगा, जेब से पैसे निकाल कर देते हैं कि साधारण सा कोई पजामा टी शर्ट ऐसा कुछ ले आओ, साधारण सा, आदमी का, मतलब बच्चों का नहीं, आदमी का। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और पंडित जी को पैसे नहीं ले रहे थे। पंडित जी ने कहा कि अरे मेरे पैसे लेकर जाइए, आपके पैसों से नहीं होगा। उन्होंने कहा बड़े कमाल के पंडित जी हैं, मतलब सामान जो इस्तेमाल होना है उसमें भी अपने ही पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा बालक बड़ा है, पैसे नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो और थोड़ा सा जल्दी करना। अब ये जो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, ये तुरंत गए, तुरंत एक टी शर्ट और पजामा लेकर आते हैं, ऋषभ के सामने रखते हैं और कहते हैं कि चल मैं भी देख लेता हूं कि तू तेरे घर में क्या कर लेगा। जब तू मेरे घर में इतना बोल रहा है तो तेरे घर में तू मुझे जला देगा, एक बार ये भी सही, चल मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। ऋषभ ने साइकिल उठाई, उसी गद्दी को वापस रखा, हंस के पंडित जी की तरफ देखा और कहा कि चल आ मेरे साथ चल। उन्होंने कहा ठीक है तू आगे चल, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। ऋषभ आगे आगे साइकिल चला रहा था, पीछे पंडित जी ऋषभ के पापा के साथ बाइक पे थे, और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर वो अपनी बाइक पे थे। ये सभी लोग गए। ऋषभ ने उसी मकान के आगे आकर साइकिल रोकी और फेंक दी और हंसकर कहता आ जा अंदर आ जा।
पंडित जी ने कहा, हाँ हम इसीलिए आए हैं, देखें तो सही। जो जाल है ना, जंगला, दरवाज़ा टूटा हुआ सा, जला हुआ सा, बुरी सी हालत में, खंडर मकान, पता नहीं 20 साल से बंद हो मकान, जाले लग रहे हैं तमाम, काई जम रही है, बिल्कुल बुरी सी हालत में मकान। लेकिन दरवाजे के अंदर जैसे ही ऋषभ गया है तो एक आदमी उसके साथ खड़ा है। उसने ऋषभ के बाल ऐसे पकड़ रखे हैं। पंडित जी ने कहा कि आप सबने देख लिया कौन है अंदर? तो एकदम ऋषभ के पापा कहते हैं, पंडित जी आपसे बाद में बात करूंगा। और जो भी है तू, बच्चे के सिर पर से हाथ हटा अपना। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? 1 मिनट में तेरा ऐसा हाल करूंगा ना, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। पंडित जी ने एकदम हाथ रोका। किसे बुला रहे हो? पुलिस को? ये आदमी दिख रहा है। उन्होंने कहा ध्यान से देखो। वो आदमी की जो शक्ल है ना, मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे गल रही है, इधर से जला हुआ है, अजीब से उसमें से कपड़ों में से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा था वो देखकर। पंडित जी आप बताइए हमें क्या करना है, लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे आप कुछ मत बोलो, जो बात करनी है मेरे को करनी है, सिर्फ अब देखते रहो यहाँ जो हो रहा है। ऋषभ बेटा तू ठीक है? और रोए जाए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, अंकल दर्द हो रहा है, पापा जी मुझे दर्द हो रहा है, ट्यूशन वाले सर आप प्लीज़ आइए ना, मेरे को दर्द हो रहा है, ये अंकल मुझे जाने नहीं दे रहे। पंडित जी वो जो कपड़े लेकर आए थे ना नए, वो दरवाजे से अंदर फेंके। ना किसी ने माचिस लगाई ना कुछ, वो कपड़ा एकदम से जला। तभी ऋषभ को बोला पंडित जी ने, बेटा तेजी से भाग कर बाहर आ। और ऋषभ वास्तव में जैसे ही भागा तो एक बार तो उस प्रेत ने उठाकर पटका था इसे, मतलब इसका पैर जमीन पर ही नहीं गया, ये साइड वाली दीवार पर, जैसे ही कमरे के बाहर गया ना, साइड वाली दीवार पर, जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते कि धड़ाम से जाकर लगा, ऐसे लगा बेचारा। और पंडित जी अंदर गए, बच्चे को उठाया, पिता को सौंपा और कहा आप घर निकलो। उन्होंने कहा लेकिन आपको हमारी मदद की जरूरत। तो पंडित जी ने कहा अभी फिलहाल आप अपने बच्चों को देखो, यहाँ जो है मेरी मदद के लिए ये भाई साहब हैं, आप हो ना यहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ मैं जब तक हूँ, जब तक आप कहते हो, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप ठीक हो पंडित जी? पंडित जी ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, ऋषभ को लेकर घर पहुंचिए, आपके घर में बर्फ होगा ना, जितना हो सब कुछ बर्तन में निकाल लीजिए, मैं आने वाला हूँ। बर्फ बर्तन में निकालनी है? तो एकदम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आप जाओ यहाँ से। अब वो अपने बच्चे को लेते हैं, बच्चे के स्क्रैच लगी है, सिर पर चोट लगी है, लेकिन बच्चा ठीक है। यहाँ से अपने बच्चे को फटाफट से स्कूटर पर बैठा के तुरंत निकलते हैं, घर पहुँचते हैं और जैसे पंडित जी ने बताया वो सब करते हैं। बहुत सारी बर्फ़ जितनी भी घर में थी वो सब इकट्ठी करके बर्तन में करनी शुरू कर देते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद ही पंडित जी और वो टीचर आते हैं। जो टीचर हैं वो गेट पर से ही शोर मचाते हैं कि अरे बर्फ़ वाला बर्तन किधर है, प्लीज़ वो जो बर्फ़ वाला बर्तन है लेकर आइए जल्दी। अब वो बड़ा सा इन पे भगोना था, उसमें बहुत सारी बर्फ़ डाल रखी थी, कुछ पानी भी हो गया था। पंडित जी आते हैं और उसमें अंदर हाथ डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि आप सब दूसरे कमरे में चले जाओ। पंडित जी आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा जाओ, मेरे को जब जरूरत होगी बुला लूंगा। इन सभी ने जो सुना, पंडित जी ने फोन पे जो बात करी, उन्होंने फोन पर जो बोला यही बोला कि माई उसने एक हाथ खराब किया मेरा, बाबा के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं, बच्चे ठीक हैं और उसके मुक्ति का प्रावधान किया है, कुछ सामान लेकर आ रहा हूं, उसकी मुक्ति हमारे द्वारा ही होगी। बुआ जी ने अब वहां पर फोन पर यही बोला होगा चल ठीक है तू सही है ना अब? उन्होंने कहा एक हाथ लिया उसने, कुछ ऐसा बोला। पंडित जी का एक हाथ यहां से यहां तक पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया हो। पंडित जी ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा समय लगेगा, बाबा से अर्जी लगा दी थी मैंने, बच्चा आपका ठीक है और अगली बार से बच्चे कुछ कहते हैं तो उनकी बात सुन लेना, मैं चलता हूं। उन्होंने ऐसे ही बोला और उठकर चलने लगे। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी कुछ आप मदद करिए, हमारे बच्चे पे कोई परेशानी दोबारा। उन्होंने कहा आपके खानदान पे कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरे से आप बात करना 11-12 दिन बाद, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे सही समय रहते अपने स्थान पर पहुंचना है जहां हम गद्दी लगाते हैं, वरना हमेशा के लिए ही हाथ मैं खो दूंगा। उन्होंने कहा पंडित जी हम आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। पंडित जी ने कहा नहीं अब आप मेरे साथ मत चलो, क्योंकि मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, आप समझ रहे हो मेरी बात। अब इन्होंने जैसा पंडित जी ने कहा फॉलो किया। आपको पता है उसके 2 महीने बाद पंडित जी से कांटेक्ट हो पाया और पंडित जी के घर वालों ने कहा कि ये तो बाबा का आशीर्वाद है कि हम दूसरों को ठीक करने में थोड़ा अपना योगदान कर पाते हैं,
वरना हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। ये तो बाबा का आशीर्वाद है। मतलब उन्होंने इतनी बला, इतनी बड़ी बला अपने ऊपर ले ली और ये भी कह दिया कि कोई बात नहीं। पंडित जी ने इन्हें चोला चढ़ाने को बोला। हनुमान जी पे चोला चढ़ता है पता है ना। और कहा कि 11 मंगलवार लगातार पूरे परिवार के साथ जाकर आपको चोला चढ़ाना है और मिस नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गए और 8वां मिस हो गया, बारिश हो गई, ऑफिस में मीटिंग हो गई, घर पे पार्टी हो गई, तो दोबारा से 1 से शुरू होगा। और इनका ये जो 11 चोला चढ़ाना था ना हनुमान जी पे, 1.5 साल में पूरा हुआ। इनके साथ जो अनुभव हुआ, जैसा हुआ बता दिया मैंने। आपको कैसा लगा बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जब बच्चे कुछ कहते हैं तो फोन को साइड में रखकर बात ध्यान से सुनना। क्या पता आपका बच्चा भी कुछ ऐसे ही बता रहा हो जो आपने इग्नोर कर दिया। बैठकर बात करने का टाइम है। जय भोले।